प्यारे बच्चों, सुप्रभात। अभी तक हम लोग अवकलन के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोग संयुक्त फलनों का अवकलन, चार घातांकी फलनों का अवकलन, लघुगुणकीय फलनों का अवकलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन तथा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में अध्ययन किए और प्रश्न लगाए गए थे। अब हम लोग जो पढ़ना है वो है अवकलज के प्रयोग। तो अवकलज का प्रयोग आजकल के दैनिक जीवन में, वो चाहे विज्ञान हो चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हर जगह कहीं न कहीं किसी रूप में हुआ ही है। आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, चाल निकालना होता है, कहीं न कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होता है, आप देखते होंगे। त्वरण निकालना होता है तो वहाँ भी हम कहीं न कहीं अवकलन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है। अब आप कहेंगे सामाजिक विज्ञान में कैसे होता है, तो सामाजिक विज्ञान में जनसंख्या की वृद्धि दर निकालना हो, जनसंख्या की वृद्धि दर के साथ साथ जनसंख्या की किस रेट से घट रही है, किस रेट से बढ़ रही है, इत्यादि निकलना हो, तो इस तरह से कहीं न कहीं इकोनॉमिक्स में भी कहीं न कहीं इसका प्रयोग है। तो अवकलज का बहुत सारा प्रयोग है। हम लोग को सिलेबस में हम लोग जो पढ़ना है अवकलज के अनुप्रयोग, उसमें चार टॉपिक है। पहला टॉपिक है कि राशियों के परिवर्तन की दर, दूसरा है वर्धमान तथा ह्रासमान, ठीक, तीसरा स्पर्श रेखा और अभिलंब है, और चौथा सन्निकटन अप्रॉक्सीमेशन है, मान निकालना। एक एक टॉपिक एक एक करके हम लोग अध्ययन हम करेंगे। तो पहला जो है या राशियों की परिवर्तन की दर देखा जाए तो माना कि राशियों की परिवर्तन की दर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक राशि के परिवर्तित होने पर दूसरी राशि कैसे परिवर्तित होती है, किस प्रकार से या किस दर से बदलती है, इसका मतलब यही होता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक राशि y है, किसी अन्य राशि x के सापेक्ष किसी नियम y बराबर fx को संतुष्ट करते हुए परिवर्तित होती है। मतलब यहाँ तो देखने लग रहा है कि y x का फलन है, मतलब y और x के बीच में कोई ना कोई एक संबंध है, ठीक। तब dy/dx मतलब y राशि y का x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx का मतलब कि राशि y का x के सापेक्ष अवकलन, dy/dx f'(x) भी लिखा जाता है। अवकलन क्या कहलाता है? x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को दर्शाता है। dy/dx का मतलब कि y में x के साथ परिवर्तन कितना हो रहा, कैसे हो रहा है, दर्शाता है, ठीक। ये तो परिवर्तन हो गया। अब कभी कभी आता है कि एक बिंदु, कोई बिंदु देगा कि इस बिंदु पर परिवर्तन दर की मान ज्ञात करिए, या इस बिंदु पर परिवर्तन कितना होगा। तो उसके रूप में देखिए क्या लिखा हुआ है, माना एक राशि y है और एक राशि x के सापेक्ष परिवर्तित होती है, मतलब y और x के बीच में कोई संबंध नहीं। तब बिंदु x बराबर x0, अब x बराबर a हो सकता है, x बराबर 2 हो सकता है, x बराबर 3, 4 कुछ भी हो सकता है, पर x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर को ऐसे लिखा जाता है dy/dx एट x = x0, ठीक। मतलब यदि y और x के बीच कोई संबंध दिया हुआ है, कोई समीकरण दिया हुआ है जो संतुष्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, dy/dx याद कर लेते हैं, और dy/dx का जो भी मान आएगा, ठीक, उसमें x बराबर x0 कर देंगे तो dy/dx का मान x बराबर x0 पर निकल जाएगा। या किसी बिंदु पर परिवर्तन दर की मान निकालते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल द्वारा हम एक एक प्रश्न इसको हल करेंगे। 3-4 तरह के प्रश्न इस तरह में हैं और एक एक सबका एग्जाम्पल बताया जाएगा, ठीक। जैसे कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, ये त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब त्रिज्या बदलती है। त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए। आयतन में कह रहा है, आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, त्रिज्या के सापेक्ष।
जैसे वहाँ क्या था, y में परिवर्तन की दर x के सापेक्ष था, तो dy बाई डी एस ज्ञात करना था। यहाँ आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है त्रिज्या के सापेक्ष। इसका मतलब कि यदि आयतन v हो और त्रिज्या r हो, तो आयतन में त्रिज्या के साथ परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा, dv बटा dr। ये ज्ञात करना है। किस बिंदु पर ज्ञात करना है, जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो, ये ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए, तो हम मान लेंगे माना कि गुब्बारे का आयतन गुब्बारे का आयतन v है और त्रिज्या क्या है, r है। ठीक, तो गुब्बारे का आयतन का फार्मूला, चूँकि गोलाकार है तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो v बराबर हो गया 4/3 पाई r क्यूब हो गया। हमको निकालना है आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv बटा dr निकालना है। तो r के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन हम कर देंगे, डी बटा dr हो गया। यहाँ d बाई dr 3 पाई r क्यूब हो गया, अचर पद बाहर हो गया, r क्यूब का क्या हो जाएगा, 3r स्क्वायर। ये हमारा आ गया। ठीक, अब डी बटा dr एट r इक्वल टू 10, क्योंकि जब कह रहा कि परिवर्तन की दर ज्ञात करिए जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ 10 रख देंगे, तो ये हमारा मान निकल जाएगा। तो ये इस तरह का प्रश्न हो गया। तो दूसरा देखा जाए, कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, आयतन का, और सेकंड समय का। इसका मतलब जो आयतन है वो समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, या ये कहा जाए कि आयतन का समय के साथ परिवर्तन की दर दिया हुआ है। तो एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये निकालना है, जबकि इसके कोर की लंबाई, कोर का मतलब होता है भुजा, कोर का मतलब भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल में वृद्धि की दर ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे कि किसी क्षण घन का आयतन v है, पृष्ठ का क्षेत्रफल s है, तथा कोर की लंबाई x। ठीक, अब फार्मूला जानते हैं, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, v बराबर होता है भुजा का क्यूब। ठीक, तो v बराबर हो गया x क्यूब, समीकरण नंबर 1 हो गया। और घन का पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 स्क्वायर, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यह चीज़ दिया हुआ देखिए, कारा घन का आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब कि आयतन का समय के साथ परिवर्तन की दर ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है। ठीक, हमको क्या निकालना है कि पृष्ठ क्षेत्रफल की परिवर्तन की ये चीज़ ज्ञात करना है। इसी की सहायता से, जो चीज़ दिया हुआ है उसी की सहायता से हमको ये चीज़ ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है देखिए, तो समीकरण नंबर 1 v बराबर है x क्यूब है, तो dv बटा dt दोनों पक्षों का या t के सापेक्ष अवकलन हम ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि dv बटा dt का मान दिया हुआ है। तो dy बाई dt हो जाएगा, और d बाई dt x क्यूब हो गया, dy बटा dt हो गया। x क्यूब का फर्क मानी रहे, क्या हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ t होता तो केवल 3t स्क्वायर हो जाता, लेकिन हम t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसका मतलब x का एक बार और अवकलन करेंगे। ठीक, और dv बटा dt का मान दिया हुआ है यहाँ देखिए, मान रखेंगे तो हमारा आ गया dx बटा dt बराबर हो गया 8/3x स्क्वायर। ये आ गया। निकालना क्या है हमको, निकालना ये है, इसका मतलब कि समीकरण नंबर 2 जो दिया हुआ है उसका t के सापेक्ष अवकलन हम करेंगे। देखिए, अब समीकरण नंबर 2 का t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो ds बटा dt हो जाएगा
ये हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और dx बटा dt आ जाएगा। dx बटा dt का मान मालूम है पीछे से, ये हो गया ds बटा dt आ गया हमारा 32/x। ठीक, कह रहा है कि जब x बराबर 12 सेंटीमीटर है या कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब हमको पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। तो x बराबर 12 रख दीजिए, तो ds बटा dt ऐसे लिख देंगे एट x इक्वल टू 12। अब x की जगह 12 रख देंगे तो हमारा आ गया 8/3। पृष्ठ का क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और बटा सेकंड हो गया। इसका मतलब यदि हर घन के कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तब पृष्ठ के क्षेत्रफल में 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से ये बढ़ेगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखा जाए। हाँ, कह रहा एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर, देखिए ऐसी एक लंबाई मान लिया गया कि सीढ़ी की लंबाई जो है ये भी है, तो यहाँ पे सीढ़ी की लंबाई हो गई, ये यहाँ दीवार है। सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से x दूरी पर है और जहाँ सीढ़ी का ऊपर वाला सिरा है नीचे जमीन y। ठीक, कह रहा है दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जब इसको खींचा जा रहा है, देखिए इसको 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। ठीक, जा रहा है तो यह किस दर से नीचे आएगा, ये कह रहा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से इसको खींचा जा रहा है, तो यह कह रहा कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा किस दर से नीचे आएगा, ये हमको ज्ञात करना है। ये तो मान लिया गया सीढ़ी की लंबाई ए बी बराबर है 5 मीटर। दीवार की ऊंचाई जिस पर सीढ़ी झुकी हुई है y से, देखिए यहाँ तक जहाँ तक सीढ़ी झुकी हुई है y है। सीढ़ी का निचला सिरा b दीवार से x दूरी पर है, ये फिगर बना हुआ है। ठीक, अभी कह रहा है कि यह जिस कह रहा है कि सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, मतलब ये दीवार से दूर ये नीचे वाला सिरा है, ऐसे इसको खींचा जा रहा है। ठीक, किस दर से खींचा रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। इसका मतलब कि dx बटा dt बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक, ये दिया हुआ है और ये देखिए फिगर में समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ए बी पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर का मान रख देंगे यहाँ पे, वाई स्क्वायर और इतना हो गया। अब देखिए निकालना कब है, जब नीचे देखिए सीढ़ी के नीचे का सिर है, देखिए दीवार से 4 मीटर दूर है, उस समय हमको परिवर्तन की दर निकालना है। इसका मतलब कि जब x बराबर 4 है तो y का मान निकाल लिया जाए 3। x बराबर 4 है तो y का मान कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब समीकरण 1 से t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई डी टी, अचर पद का 0 हो जाएगा, -2x बटा डी टी आ जाएगा, ये आ जाएगा। और अभी निकाला गया है कि जब x बराबर 4 है तो y बराबर क्या है 3 है, तो x बराबर 4 y बराबर 3 रख देंगे और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी बराबर हो गया -8/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, ये हो गया, ये सेंटीमीटर हो गए, हाँ सेंटीमीटर। ठीक, माइनस का मतलब क्या हुआ, माइनस का मतलब ये हो रहा है कि घटता है, प्लस का मतलब होता है बढ़ता है। इसका मतलब कि जैसे जैसे सीढ़ी को नीचे खींचेंगे
सीढ़ी की ऊंचाई सारी, हाँ, सीढ़ी के जो ऊपरी वाला सिरा है इस दर से नीचे आएगा। ठीक, तो ये इस तरह के प्रश्न है, इसमें हम करेंगे। अब एक दो प्रश्न इस पे हैं। सीमांत लागत, परिभाषा क्या है सीमांत लागत, ये आता भी है कभी कभी 2 नंबर में। कह रहा कि संपूर्ण लागत कि किसी क्षण उत्पादित वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर सीमांत लागत कहलाती है। ठीक, परिभाषा कुछ देखिए आसान है। कह रहा है यदि किसी वस्तु की, देखिए, यदि किसी वस्तु की x इकाई उत्पादित की गई, ठीक, और संपूर्ण लागत कितनी है Cx है। x इकाई उत्पादन पर संपूर्ण लागत क्या है Cx है, तो सीमांत लागत जो होता है वह d/dx ऑफ Cx, मतलब संपूर्ण लागत का जितनी इकाई का उत्पादन किया जा रहा है उसके सापेक्ष अवकलन सीमांत लागत कहलाता है। तो आपको Cx दिया रहेगा और कहेगा कि सीमांत लागत ज्ञात करिए, तो हम केवल कुछ नहीं करना है, जो भी उत्पादन की इकाई दिया हुआ x के रूप में दिया हो, y के रूप में दिया हो या t के जो भी दिया होगा उसी के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कर लेंगे और हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें एक आता है सीमांत आय। सीमांत आय तो अंग्रेजी में कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए संपूर्ण, उसी तरह परिभाषा भी है, संपूर्ण आय, जो संपूर्ण आय हो रही है, संपूर्ण आय की किसी क्षण बेची गई वस्तुओं की संख्या के सापेक्ष। हम किसी चीज़ को बेचे, एक अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट बेचेंगे, 1005 जो भी है, तो जितना बेचा जा रहा है, ठीक, और उससे कुल कितनी आय हो रही, तो संपूर्ण आय की बेची गई वस्तुओं के सापेक्ष तात्कालिक परिवर्तन की दर क्या कहलाती है सीमांत आय कहलाती है। देख लीजिए फार्मूला, देखिए, यदि किसी वस्तु की x इकाई बेचने पर, ठीक, x इकाई बेचने पर संपूर्ण आय Rx हो, तब सीमांत आय बराबर होता है d/dx ऑफ Rx या dr/dx। तो इस प्रकार से हम सीमांत लागत ज्ञात कर सकते हैं, सीमांत आय ज्ञात कर सकते हैं। 2 प्रश्न दिए होंगे संभवतः, उसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो बता दिया जाएगा। तो यही 2-3 तरह के प्रश्न हैं उसमें एनसीईआरटी के बुक में। फिलहाल राशियों के परिवर्तन की दर से संबंधित आप सभी प्रश्न लगाएंगे, जो नहीं आएगा उसको बताया जाएगा। जो प्रश्न दिया जाएगा क्लास चलते वक्त उसको ज़रूर लगाएं, नहीं आता है तो ज़रूर पूछें। ठीक, और दूसरा कि जब भी YouTube से ये वीडियो शेयर किया जाता है तो हो सकता है नेटवर्क के नाते प्रॉब्लम होती है कभी कभी, और कुछ देर के बाद थोड़ा क्लियरिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जब भी जो लिंक दिया रहता है, देखिए सबसे पहले जो आप सीधे वीडियो खोलेंगे तो समय भी ज़्यादा लेगा। जो लिंक दिया रहता है नीले रंग का, सबसे पहले लिंक खोलें। ठीक, लिंक खोलें, उसमें लिंक को खोलने के बाद वीडियो चलना शुरू हो जाएगा। नीचे उसमें लाइक दिया रहता है, लाइक, सब्सक्राइब और बेल, 3 चीज़ का ऑप्शन दिया रहता है। तो सबसे पहले जो खोलें आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक, और बेल दबा दें। तो जो ही वीडियो अपलोड होगा आपको वीडियो हमेशा तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक, यह प्रक्रिया चलती रहेगी इस तरह से, क्योंकि ऑनलाइन है तो हमेशा कुछ न कुछ अपलोड किया जाएगा और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।